अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मुख्तलिफ ख़बरों पर तबसरा। जी जनाब। खबर है कि फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब को मामू बना दिया। ये क्या किस्सा सर? फैसलाबाद में फेयर प्राइस शॉप का दौरा करवाया गया वज़ीर आला को। अब फेयर प्राइस शॉप अगर होती तो दिखाई जाती, लेकिन वो एक फेयर प्राइस कार्रवाई की गई। स्टूडियो से जैसे हमने पुलिस वाले मंगवा लेते हैं, डॉक्टर्स मंगवा लेते हैं, तो इसी तरह ही ये स्टॉल्स लगाकर खांचे रेड़ियाँ, बड़ा एक मज़ेदार मंज़र क्रिएट कर दिया गया। तो वो शरीफ आदमी है, वो तो बकौल शख्स से कभी गाजी घाट क्रॉस करके इधर आया ही नहीं था, तो उसे चक्कर दिया जा सकता है आसानी से, और चक्कर खा गया वो। ये तो मीडिया ने फिर राज फाश किया ना कि जी ये तो कुछ भी नहीं था। अब ये ज़िला इंतज़ामिया ने नहीं सोचा होगा कि मीडिया वाले हर वक्त कैमरे ताने रहते हैं वहाँ पे, कम से कम उनके जाने का तो इंतज़ार कर लेते हैं। आपने देखा है ना वो फुटेज, वो सारा कुछ समेट रहे हैं। आपको याद नहीं आया शहबाज शरीफ? वो सारा हमारे गिलानी साहब तो वैसे नफीस आदमी है ना, वो इस तरह के हैं कि उन्हें चक्कर देना बहुत आसान है बाज़ चीज़ों में, नॉट इन एवरीथिंग। लेकिन आफरीन है उस ब्यूरोक्रेसी पे जो शहबाज शरीफ को चक्कर देती थी। तो सर ये मीडिया को पता था, लेकिन उनकी टीम में से किसी को नहीं पता चला। बस नहीं पता चला, उनकी टीम भी उन्हीं जैसी है ना, मासूम। अब क्या करते, कितनी देर वो बाजार लगा के रखते सर, मजबूरी भी तो होती है ना। 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे हो सकता है उन्होंने डबल शिफ्ट पहरी हुए। अच्छा सर, आप बुज़दार की पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वन वर्ड जी सर, इग्नोसेंट। इग्नोसेंट। अब इस पे हमने हंसना नहीं है, वरना इस एक बात की तशरीह 1 घंटे में मुकम्मल होगी। मीडिया तो सर बहुत दौड़ते रहे। हाँ जी, मीडिया से बुज़दार की जान जाती। माइक आगे करिएगा तो मैं नहीं कहूँ ना, गल करो। अब आम गुफ्तगू भी मीडिया के साथ जब हो रही हो तो कान में कोई ना कोई वजीर विस्पर कर रहा होता है। तो हमें इस पे एतराज़ नहीं, एतराज़ इस पे है कि वो क्या विस्पर कर रहा है। सीधी सीधी बात है, जो स्कूल बॉय को भी पता है। सर हुआ ना पिछले कुछ हफ्ता पहले, प्रेस ने पूछा जी आपके खिलाफ वो शराब वाला केस चल रहा है, क्या कहते हैं? तो उसके ऊपर फयाजुल हसन चौहान ये कहते हुए पकड़े गए, कहा नैब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, नॉन 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 नॉन, इसलिए कि इंस्ट्रक्शंस फयाजुल हसन चौहान को आई होंगी। इन भाई साहब का तो एतबार कोई नहीं। आपने इन्हें उन कुव्वतों के खिलाफ लब कुशाई नहीं करने देनी जो मैटर करती हैं। आजकल नैब भी उनमें शामिल है। सर बड़े मियाँ साहब भी पहले ऐसे हुआ करते थे, वो अब भी ऐसे ही हैं, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए। वैसे सर क्या वजह है, नवाज शरीफ ये चिटों पे क्यों आ गए? ये वैसे बड़ी अहम बात है कि नवाज शरीफ का हमने प्राइम टाइम बड़ा शरूड आदमी वाला भी देख रखा है। अगर आप गौर करें ना, क्या आपको ऑनेस्टली असली नवाज शरीफ लगा था जो ओबामा के सामने बैठा वो बातें कर रहा था, जो पढ़ के बोल रहा था, जो बार बार कंसल्ट कर रहा था? That was an embarrassment. It was indeed an embarrassment even for the family. Leave the nation alone. भला क्यों? नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं था, कसूर उन लोगों का था जिन्होंने उनसे ये सारा कुछ करवाया। ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ साहब एक आर्जे के बाद बाकायदा एमनेशिया का बदतरीन शिकार रहे। वेरी फ्यू पीपल नो। तो ये उस दौर की बात है, मतलब ख़ानदान में सबको पता है, ये बातें आप बाहर नहीं करते। वो नवाज शरीफ एक ठीक ठाक शरूड आदमी थे, उन्हें चीज़ याद रहती थी, नाम याद रहते थे, शरारत याद रहती थी, विट्टी वाइज आदमी थे इन मामलात में। अब जो नवाज शरीफ था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। यानी पहले उनके 25 साल करियर में कभी उनके मुंह से ये फ़िक्रा अदा होते सुना कि जी हम एक नज़रियाती पार्टी हैं, हमारा एक नज़रिया है। ये यकायक उन्हें हेलुसिनेशंस शुरू हो गई थी। वो वाकई ठीक ठाक किस्म के आर्जे में मुब्तला थे। जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, वो तो ठीक सी, वो तो बदतरीन दौर था उस वक्त, तो और ज़्यादा ये सिलसिले शुरू हो चुके थे। और अगर उनसे जैसे पूछें कि जी आपके बच्चों ने इतने पैसे कैसे बना लिए, तो उनकी हैरत बड़ी मानी खेज, हाँ जी वाकई कैसे बना लिए। वो खुद बड़े हैरान होते हैं कि मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। तो मेरा ख्याल है आज तो बुज़दार साहब को स्पेयर ही कर दें। हम तो चाहते हैं कि वो हमें स्पेयर कर दें। जी हमारी तरफ से स्पेयर ही स्पेयर है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। ये भी जैसे अभी अगर देखा जाए तो हम तो इंतज़ामिया का रोना रो रहे हैं, बुज़दार के तो खिलाफ उसकी तो हमदर्दी कर रहे हैं हम। फिर जो पानी के सैंपल्स हैं ज़रा उसके ऊपर भी बात की जाए। 346 सैंपल्स पूरे पंजाब से लिए गए। इतने अफसोस की बात है, पूरे पंजाब से।
पानी के सैंपल्स लिए गए, सारे मुजरे सेहत, नॉट इवन अ सिंगल सैंपल। अब वो इस पे ये कह सकते हैं जी मैंने किया है सारा कुछ, मैं तो सही अब आया हूँ। तो भी जब से आए हो इसका सदेबाब क्या किया? तो सर हमारे पाकिस्तान में 40% अमराज इसी पानी की वजह से हो रहे जी हैं। 40% है। आप पानी ठीक कर दें, आपके हॉस्पिटल में 40% जो रश है वो ख़त्म हो जाएगा। कि 1960 की दिहाई में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में था जो वाटर रिसोर्सेज पर रिसर्च कर रहे थे। वाह। आपको याद है, उस ज़माने PCSR का ज़माना था, PCWR का ज़माना था। तो जाने उसके बाद हम कहाँ खो गए कि जिस मैदान में आज हमें मीलों आगे होना चाहिए था, हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सर शहबाज शरीफ के दौर 'ਚ बड़े फिल्टर लगे ने जितों लोग पानी भरते जा रहे। ये जो फिल्टर वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये ज़्यादातर रोशन पाकिस्तान के तहत लगे थे। शौकत अजीज़ एक बहुत बड़ा ज़र कसीर इस पर ज़ाया किया गया था। तो शहबाज शरीफ ने भी वैसे ज़ाया किया, उसने भी तकरीबन वैसे ही साफ पानी ज़ाया किया। बिल्कुल 4 अरब रुपए लगाए उन्होंने और किसी को 1 लीटर पानी नहीं मिला उसमें से। अब गवर्नर पंजाब धाड़ते हैं बेचारे, क्या करें कि ब्यूरोक्रेट्स मेरी बात नहीं मानते। 50 काम मैंने कहे हैं, उन पर अमल दरामद ही नहीं होता। तो सर गवर्नर के पास पावर्स नहीं होती? गवर्नर के पास पावर्स होती तो वो दे पता ना देता। तुम मजाक समझते हो उसे? गवर्नर है जिसमें सिर्फ दमखम है, दमखम है, पावर्स नहीं है। जिसके पास पावर्स हैं उसके पास दमखम ही नहीं है। सर पहले कितनी आसानी होती थी, सुकून हुंदा सी, नलके दा पानी भी पी लेना, वो भी ठंडा। सर पुराने अज तो 40 साल पहलू या 30 साल पालू इन्नी पालू तो महंगाई कोई नहीं आई। 40 रुपये कणक बड़ा चेर रही है। पाकिस्तान को ऐसे नजर लग गई है। हाँ जी, बेबरकती का शिकार। पहले ऐसी करप्शन नहीं थी। आप देखें ना, हर फील्ड में हम बहुत बेहतर हुआ करते थे। हमने मेडल्स लेने बंद कर दिए, हम गोल्ड जीतने वाले लोग थे। हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमारा नाम ज़रूर होता था पॉजिटिव पैराए में। सर दुबई वाले कराची छुट्टियां मनाने आते थे जी। वाओ। सऊदीया को हम कर्जा दिया करते थे, जर्मनी को भी हमने कर्जा दिया। हाँ जी, उन्हें वापस नहीं देता सानू। हमने 10,000 गुना वापस ले लिया उनसे। हाँ जी। हमारे साथ मलेशियन रॉयल फैमिली के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, न्यू हॉस्टल में रहते थे। रियली? लेकिन अब हालात देखें क्या हो गए। तो आज एमिरेट्स को देखें और PIA का हाल देखें। PIA देख लो, हॉकी देख लो, क्वाश देख लो। अब क्राइम रेट में हम कितने आगे हैं, गलाजत में, बदबूदार मामलात में और कामों में हम कितने आगे। कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है जो गए वक्तों का, जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है? ये सर नजर लगी है या असी नलायक हाँ? नीयत की खराबी, बेबरकती। बेबरकती वहाँ आती है जहाँ चोरी आ जाए, क्राइम आ जाए, करप्शन आ जाए। ये यकीन कीजिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। करप्शन जो है ना, ये क्राइम तो आप खुद करते हैं, ज़ाती गुनाह करें, क्राइम करें, जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है, वो आपका और खुदा का मामला है। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बन जाता है जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल, वाकई हमने तो चूँकि हम वो बदनसीब जनरेशन है जिन्होंने पिछला जायका भी चखा है और ये भी चख रहे हैं, और पता नहीं आने वाले दिनों में हमें और क्या चखाया जाएगा। वो अदीम हाशमी बहुत याद आते हैं यहाँ पे कि तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं, जाने वो तू कहाँ गया, जाने वो हम किधर गए। वाह वाह। लेकिन सर मेरे ख्याल से हमें होपफुल रहना चाहिए। आखिरी सड़कुल नुस्खा यही है ना, इस तो बगैर की है। होपफुल हुए बगैर चारा कोई नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि महज होपफुल ना रहें, अंदेशा नाक रहें। बिल्कुल अंदेशा नाक रहना होपफुल रहने से ज़्यादा करामत साबित होगा। किन्ने दावे करते सी कराची दे नाले कढ़ रहे है कर रहे, वो बारिश पई फिर पानी होना ही। ये सर हुकूमतां ने करप्शन की है। थोड़ी कौम ने करप्शन की, हुकूमतों पे ना डालें, अफसरों पे ना डालें, सियासतदानों पे ना डालें। कौम करप्ट है, इसकी अक्सरियत करप्ट है। जो इस दौर में कहता है ना मैं करप्ट नहीं हूँ, और वाकई करप्ट नहीं होता, मैं समझता हूँ नाबगा रोजगार है। कराची क्यों डूबा हुआ है? किस वजह से डूबा हुआ है? सिर्फ आपकी तमा, लालच, मॉरल बैंकक्रप्सी के नाले के लिए प्रोविजन थी 200 फुट की, और 200 फुट के नाले मौजूद थे। आपने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी, उसको श्रिंक करते करते 20 फुट का नाला, बाकी सारी इंक्रोचमेंट। अब मौज करो, उसमें डूबो। और सर जब उनको तोड़ने जाते हैं तो वो लोग कपड़े उतार के एहतजाज करना शुरू हो जाते हैं, गरीब कहाँ जाएगा। लाहौर में भी यही हुआ था। बिल्कुल बहुत सारी ग्राउंड्स पर कब्जा किया गया। हाँ जी, वो जो डूंगी ग्राउंड्स थी जहाँ पानी इकट्ठा होता था, बहुत सारे नाले, वहाँ पे वर्कशॉप्स खुल गई। हमारी आंखों के सामने एक बड़ी तगड़ी वर्कशॉप खुल गई, उसके ऊपर
ये समनाबाद से जो नाला, LOS वाला नाला जो जी 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 जी, उसके ऊपर, तो ये है वो क्राइम, मॉरल बैंकरप्सी, जिसकी वजह से आज हम इतना कुछ भुगत रहे हैं। और मैं अब भी समझता हूँ कि अगर ना संभले तो अमेरिकी कहते हैं यू हैवंट सीन नथिंग येट, असल गंद तो अभी आना है हमारे सामने। वक्त है, टाइम है, अब भी सुधर जाएं, अब भी संभल जाएं। और ये एक जोश और जज्बे के तहत होना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता हमें। बिगाड़ इतना ज़्यादा, ये कहते हैं ना ये कौम डंडे के साथ सीधी हो सकती है। डेंजरस बात ये कि अब ये डंडे के साथ भी सीधी नहीं हो सकती। अगर डंडे के साथ सीधी होनी होती तो मुशर्रफ सीधी करके जाता, वो खुद टेढ़ा होके गया। फिर वो कैसे टेढ़ा होके गया? ये 1 अरब रुपए का फ्लैट उसने अपने चचा से लिया था। तो सर फिर इस कौम का क्या करें, कैसे ठीक होगी? इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो इज्तमाई दुआ है। इज्तमाई दुआ बहुत ज़रूरी, मैं बड़े दिनों से ये कह रहा हूँ, पता नहीं आजकल मुझे जैसे ना इसका बुखार चढ़ा हुआ है कि इज्तमाई दुआ लाजमी है। इज्तमाई दुआ आप तभी कर सकते हैं कि आप पहले कन्फेशन दें कि हम बुरे हैं। ये कह देना बहुत आसान है, हम बहुत बुरे हैं या अल्लाह, रोते रोते, ये रोज़ा रसूल पे मैंने इन्हें रोते पाकिस्तानियों को देखा हुआ है। और फिर जो हरकतें ये एयरपोर्ट पे कर रहे होते हैं वही लोग, यू कैन ईजिली टेल के भाईजान वही हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में लगे होते हैं। या तो तौबा कर रहे हो तो फिर उस पर कुछ देर के लिए कायम तो रहो। बिल्कुल। ये कन्फेशंस दिए जाएं सबसे पहले कि हम वाकई ये कुछ कर रहे हैं, इसका इर्तिकाब हमने किया, अब हम आइंदा नहीं करेंगे, और जो पहले कर चुके हैं उसको हम इस तरह कंपनसेट करने लगे। माफ़ी, तलाफ़ी एंड इजाफ़ी, ये 3 चीज़ें जब तक ये नहीं करेंगे, उड़कर दिखा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। और हम जैसे जब शोर मचाते हैं तो उसमें भी समझते हैं इसमें भी इनकी कोई इंटरेस्ट है जो हमें इस काम पे उभार रहे हैं। बिल्कुल। भाई हमें क्या इंटरेस्ट हो सकती है? हम तो जितने जोगे जैसे थे, बल्कि इस मुल्क ने इंतहाई जेनरसली हमारे साथ सलूक किया। हम पे कर्ज है, हम रोते इसलिए हैं कि किसी और मुल्क में हमारा दिल नहीं लगता। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ हम नहीं रह सकते? बिल्कुल सही। मुझे पाकिस्तान कहीं और ले चलो, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए ये बैंफ से बढ़कर है। और ये लाहौर है, ये नहीं कि ज़िला अस्तौर की बात हो रही है, वो वाकई बैंफ से बढ़ के है, कनाडा से बढ़ के है। लाहौर ही हमारे लिए बैंफ से बढ़ के है। लेकिन खुदारा ब्रीदिंग स्पेस तो थोड़ी सी दे दो यार। एक तो कन्फेशन की जाए, दूसरा कैरेट एंड स्टिक, डंडा छोड़े मत, साथ तरगीब भी दें, इंसेंटिव भी दें। उन लोगों की तारीफ करें कि जो कहते हैं कि जनाब हमने बीड़ा उठा लिया जी, पहले नहीं था अब उठा लिया, कोई ना आए हमारा मल्ला ठीक करने। मैं भी कल परसों देख रहा था, को बड़ी अहम पोजीशन पे कोई वजीर सेहत या समथिंग किसी मुल्क की, वो सफाई कर रही थी, सड़क की सफाई। और वो आप खुद ये जिम्मा ले लें अपने कि हमने हर बुराई को डिस्करेज करना है। चले अगर हम एलानिया नहीं कर सकते, दिल से बुरा ज़रूर समझ, हम सिद्के दिल से उसे बुरा समझते भी नहीं है। बुरा समझते हैं तो सिर्फ रंगबाजी के लिए, ड्रामेबाजी। अगर आप बार बार एक चीज़ को सचमुच बुरा समझने लगेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके अंदर का इंसान जोश में ना आए? आप जोश में आएंगे, किसी ना किसी दिन साथ वाले का हाथ पकड़ लेंगे और मिन्नत करेंगे, भाई मैं तरला कर रहा हूँ, ये ना करो, ये मुनासिब नहीं है, ये तुम उस पर जुल्म कर रहे हो, तुम उसे मार रहे हो, वो एक बेज़बान है, गरीब है। एक वक्त था पहले सारे इकट्ठे हो जाया करते थे, ये आपने क्या किया भाई? अब भी इकट्ठे जरूर होते हैं लेकिन क्रिमिनल इंटेंशंस के साथ। वो सर कैमरे काट लेते, फिल्म तो वाकई मोबाइल निकाल लेते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपका चेजा लेने के लिए, आपको जलील करने के लिए कि मर्सिडीज वाला साइकिल में लगा, कसूर इसी का होगा। इसका कसूर क्या है? इसके पास मर्सिडीज है। हाँ सर, जहाँ पे इतनी बातें हुई हैं, एक बात मेरी भी सुन लें जनाब। सर, ये जो बच्चों को मोटरसाइकिलें दे देते हैं, कानून क्यों नहीं अमल दरामद कर रहा है इस पे? बच्चों को ना चलाने दें, एक्सीडेंट होते हैं। आपको क्या पता कि मैं इस बात पर कितना कुड़ता हूँ। मैं आमतौर पे ड्राइव नहीं करता, बहुत से दोस्तों ने देखा होगा, बल्कि अमानुल्लाह तो इस पर झुकते किया करता था कि देखो ये ड्राइव ही नहीं करता। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं खुद ड्राइव करूँ, सिर्फ इस वजह से कि एक दिन में मेरी 3 लड़ाइयाँ हुई थी, एक दिन में। ये मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहेगा मैं उस बच्चा जिसको मैं शीशा नीचे करके ना मैं देखे जा रहा हूँ, देखे वो मोटर बाइक पे अपने 2 बहन भाइयों को पीछे बिठाया हुआ
स्कूल छोड़ने जा रहा था, खुद आधा सोया हुआ था और उसकी उम्र मैक्सिमम 13 साल हो। मैक्सिमम, ये मैं 1 आध साल ज्यादा ही बता रहा हूँ। और मैं गौर से मुशाहिदा कर रहा हूँ, उसकी टांगें नीचे वो गियर शेयर तक पहुँचती भी हार्डली हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे यंगस्टर्स की ज़िंदगी ख़राब होते देखी अपने पास हॉस्पिटल्स में। स्पाइन इंजरी हो जाती है, पैराप्लेजिया हो जाता है, चारों लिम्स फारिग हो जाते हैं और उनके साथ साथ उनके घर वाले। तो कितनी उसके बाद ज़िंदगी रहती है, 4 महीने 6 महीने बस। और कितना वो एपैथेटिक घर का सरबराह है, मिजरेबल, जो भेज रहा है यार तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, मत दो ऐसी तालीम कि जो उनकी जान खतरे में डाल रहे हो। सर उन बच्चों की जान खतरे में भी होती है, जाके जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट होता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो, जिंदगी बर्बाद। वो इस गिल्ट में ही सारी उम्र गुजार देगा कि मैंने उन 3 फूल जैसे बच्चों को क्रश कर रखा है अपनी जिंदगी। सर मेरे सके भाई के साथ ऐसा वाकया हुआ, सके मेरे बड़े भाई के साथ। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का बाइक चला रहा था, मेरे भाई ऐसे गली में मुड़ा, सामने से बच्चे ने आके बाइक मार दी है। तो मेरे भाई के ये माथा सारी हड्डी टूट गई है और ये सारा अंदर हड्डी धंस गई है। अब उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और सारी ज़िंदगी के लिए उनको ऐब लग गया। भाई एक डॉक्टर थे हमारे चहेते, डॉक्टर तारिक, सर्विसेज में थे पहले, उसके बाद फिर GOR 3 में वो जो MI रूम है उसके इंचार्ज थे। वो ऐसा शानदार इंसान था, डॉक्टर भी बाकमाल था लेकिन इंसान बहुत शानदार था। और बड़ी उसके साथ मोहब्बत दोस्ती होगी क्योंकि मेरा रोज़ का उनके साथ एक ताल्लुक़ रहता था। हत्ता कि उसकी बातें इतनी प्रोफेटिक थी कि अब बहुत सारी सच साबित होती हैं जो उन दिनों में कहा करते थे। गुजरांवाला गए मिलने किसी से अजीज़ से, तो बड़े दरवेश सिफत आदमी थे। सड़क क्रॉस करने लगे तो फुल स्पीड में आते हुआ मोटर बाइक उनके अंदर लगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये इतना बड़ा, मैं समझता हूँ, नेशनल लॉस था कि डॉक्टर सही मसीहाई जो करने वाले हैं ना, ये 2 तबके ऐसे हैं, एक असातिज़ा प्रोफेसर्स जो हैं, आई लव प्रोफेसर, जब वो इवन मैथमेटिक्स पढ़ाते हो। मैथमेटिक्स से मैं चूँकि डरता बहुत था, खाइफ था, लेकिन उन्हें देख के ना आंखें बिछ जाती हैं रिस्पेक्ट के साथ। और ये दिल से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रोफेसर, जब पता चल जाए ये प्रोफेसर है, ये उस्ताद है, ये टीचर है, तो खामखा उसकी रिस्पेक्ट करने को दिल चाहता है। इसी तरह डॉक्टर है, ये तो आके डॉक्टर जब मर्चेंट बना है ना, तो मर्चेंट भी मर्चेंट ऑफ वेनिस बन गया, छोटा मोटा नहीं, पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है यहाँ से। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, सही मानों में मसीहाई करते हैं, उनसे तो बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है। तो डॉक्टर तारिक वॉज वन ऑफ देम एंड वी लॉस्ट हिम इन स्पर ऑफ अ मोमेंट। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि स्मगलिंग पर पाबंदी लगने के बाद मुल्क में मोबाइल फोन्स की पैदावार शुरू हो गई। सैमसंग यहाँ पे बहुत तगड़ी फैक्ट्री लगा रहा है जी। और अगर प्रोडक्शन अच्छी रही, क्वालिटी मेंटेन रही, जाहिर है मल्टीनेशनल्स हैं, तो पाकिस्तान वुड सून बी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल फोन। सर प्राइस रेंजेस वही रहेंगी जो यूनिवर्सल है? प्राइसेस नीचे आएंगी, जो इंडिजिनस होगा उसके ऊपर बहुत कुछ आप सबसे बड़ी तो ड्यूटी देते हैं, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। उससे जान छूटेगी। फिर वारंटी के पैसे अलहदा। अब यूं समझ लो कि मोबाइल फोन 50% से भी कम पे मिलेगा। जॉब्स भी मिलेंगी सर। जॉब्स, असल बात ये, जॉब्स मिलेंगी। पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ बॉम्ब्स और टेररिस्ट ही नहीं बना रहा, पाकिस्तान अब मोबाइल फोन्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान से मोबाइल की एक्सपोर्ट इसी साल शुरू होने जा रही है सर। कुछ दीगर कंपनीज ऐसी हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं। एक हांगकांग बेस्ड कंपनी आप बता रहे थे, हाँ जैसे इन्फिनिक्स। अब लेकिन सैमसंग में और दीगर छोटी मोटी कंपनियों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन सर बारिश का पहला कतरा तो वही थे ना, पहली स्मार्टफोन की कंपनी जिसने हौसला किया आने के लिए, उसकी दाद तो बनती है। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान आके काम शुरू करना चाहता है ना, यही उसका बहुत बड़ा हौसला है। अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। कितने फैक्ट्रियां फूल नगर ला रहे कितने जी लाहौर च कितने फूल नगर किधर से आ गया? मैं कहा उसे बड़ियां फैक्ट्रियां ने ना सड़क के उत्ते। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या तो ठीक रहा है, 2 बहुत बड़ी मिलें हैं, एक पेपर मिल, एक शुगर मिल और एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल सिल्क की। सर भाई फिर पट्टे भी तो बहुत है ना जी। पट्टे कितने नहीं है रंगीला साहब? असल खबर ये है कि भट्टे जितने भी थे ना उनको जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जा रहा है। उससे ये होगा जो पोल्यूशन पैदा करते हैं वो नहीं हुआ करेगी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। हजूर 13-14 भट्टे हो चुके हैं। टाइम लगता है ना, आप जैसे मालिकान बैठे हुए हैं,
वो नहीं राजी होते पुरानी टेक्नोलॉजी से नई पे जाने के लिए, तो क्या करेंगे? तल्लक होंगे अगले ने बड़े बड़े बंदे तो उनके लिए कैरेट एंड स्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ये हम जो कैरेट एंड स्टिक कह रहे हैं ना, तल्लकात फिर रह जाएंगे बीच में ही। जब नाम चला करेंगे ना टीवी पे कि ये हैं वो सपूत जो ऐसे लोगों की सिफारिशें करते हैं, तस्वीरें और नाम चलने चाहिए सिफारिशियों के। हाँ नहीं सर, ये हम है। इनका क्या है? ये तो बेशर्म है। जो कानून शिकनी कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। जो सिफारिश कर रहा है ना, साथ ये भी कहता है मेरा ना ही ज़रा पता चले, बस ज़रा ये देख लें। जब उसे पता चलेगा कि भाई आपका नाम चलेगा। तो सर उस बॉन्डेड लेबर का क्या होगा जिसके लिए इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी चले और कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, बॉन्डेड लेबर में कमी तो आई है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर बॉन्डेड लेबर की अक्सरियत खुद करप्ट है, अपने आप को फॉर सेल खुद करते हैं जी, हमें खरीद लो। तो सर ये किस तरह चलता है, क्या होता है? ये होता ये है कि एक भट्टे के ऊपर औसतन 36 घराने होते हैं मुख्तलिफ, जिसको पथेरे कहते हैं और थपेरे भी कहते हैं मुख्तलिफ जगह। वो लाख लाख रुपए एडवांस लेकर उस पर काम करते हैं। वो काम ही नहीं करते एडवांस के बगैर। जब हम सब जॉब करते हैं हमें कभी एडवांस नहीं मिलता, उसूल ही नहीं एडवांस नौकरी का। होता क्या है कि ये एडवांस ले लेते हैं, फिर किसी और जगह से 1,20,000 की ऑफर आई, उसके पैसे लौटाते नहीं है और अगले के पास चले जाते हैं। वो जब इनको पकड़ के लाता है कि मेरे पैसे वापस करो, तो ये उस एनजीओ से मिलके हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, वहां जाके रिट कर देते हैं और पिछला माफ करवा के अगले शिकार पर चल निकलते हैं। एक जमाना था ये थिएट्रिकल्स ये होते थे। हाँ जी, यही काम किया करते थे। भी करते 4-4 जगहों पे बिके होते हैं। सर वो तो खुद कह रहे हैं, भट्टा मालकान की अक्सरियत कह रही है, वो कह रहे हैं जनाब हुकूमत हमारी तरफ से बॉन्ड लिखवा ले, जिस तरह मर्जी लीगलाइज कर दे, हमारी इस एडवांस से जान छुड़ाए, हमारा 36 लाख 50 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है और ज़ाया होता है। अब इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं जी। वैसे तो ये नाइंसाफ़ी है, बददियानती है, किसी की हक तलफी है कि आपने किसी से लाख रुपया लेकर तो जाके रिट करवा दी और माफ़ करवा लिया। लेकिन मैं समझता हूँ उतना ही बड़ा मुजरम ये पैसा खर्चने वाला है। ये साहूकार जो है ना, दूसरे की ज़रूरत ख़रीदता है। ये साहूकार दूसरे की मजबूरी ख़रीदता है, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। एक बंदा है जिसने ज़िंदगी में कभी 5 लाख रुपया देखा ही नहीं, उसके सामने रख देता जी 5 लाख, तुम्हारे कितने बंदे हैं? 10। 5 लाख उठाओ, आ जाओ। तो 5 लाख उठा के बेचारे चले जाते हैं। ये नहीं पता कि ये पैसा वापस भी होना है, ये नहीं पता कि ये किस भाव पड़ेगा। सस्ती लेबर रेट अगर 50 रुपये है तो ये आपको एडवांस देगा 20 रुपये में, 50% से भी कम। ये तो बहुत ज़्यादा रहम के काबिल नहीं है। फिर जिस दिन इनको दिहाड़ी मिलती है, इनकी अक्सरियत वो रात शराब पीकर और डेक चला के गुजार देती है। तो ये इश्यूज़ हैं कि इनके यहाँ भी रिवैम्प होने की ज़रूरत है। फिर सर हमारा लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सवाल ये है, हमारे जो तमाम मिनिस्टर्स हैं या हमारा लेबर मिनिस्टर है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, छोटी सी एक कानून साजी करनी है, इसको गैर कानूनी करार दिलवाना है और उसके साथ एक बॉन्ड बना देनी है, किसी ने एडवांस लेट्स को देना ही है, बहुत क़यामत आ गई है, तो वो लीगलाइज होगा, थ्रू बैंक चैनल होगा, इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस मुल्क में किसी ने कभी इश्यूज सेटल करने की कोशिश ही नहीं की। पुराने ज़माने में ना बसें हुआ करती थी, बड़ी थर्ड क्लास थी, वो बड़ा जिनका तस्करा ये कॉमेडियंस भी करते हैं कि चाह उधर ही होती, ड्राइवर कम हो इधर होती। अभी भी है सर, वो पीछे शेर लिखा होता, चली जा रही है खुदा के सहारे। बिल्कुल पाकिस्तान के पीछे लिखा होना चाहिए। Within Hazrat will take a break, stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि गबन के इल्ज़ाम में लैंड रिकॉर्ड सेंटर के 14 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। गुजरांवाला। वैसे लैंड रिकॉर्ड पे हम चंद दिन पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे। लैंड रिकॉर्ड जब से कंप्यूटराइज हुआ है ना, इसकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल। लेकिन बदनसीबी है कि हम उन ब्लेसिंग्स को समेटते ही नहीं है। तो कैसे? उन ब्लेसिंग्स को ही अपने खिलाफ बना लेते हैं। आपका जो पटवारी है ना, और मैं बात कर रहा हूँ बेईमान पटवारी की, वो कुछ भी कर सकता था पहले। जब आपने 50 करोड़ की एक चीज़ खरीद ली और अंगूठे लगा लिए, अंगूठे वो जो समझ नहीं आती इंसान के हैं या हैवान के हैं, और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ लगी हुई हैं, आप जाकर मुकमुका करें पटवारी के साथ, वो 4 दिन पहले आपका एक बैनामा तैयार कर देगा। उसमें यही चीज़ पहले सेल हो चुकी है, आपसे पहले सेल हो गई हुई है, मालिक कोई और था। अब ना वो फोरेंसिक्स होंगे, ना अंगूठे मैच होंगे। दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। ये मैंने बिल्कुल झटके अंदाज में आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई कि आम आदमी को इस तरह समझ आ जाती है। ये शुरू हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब नाजिम आए थे ना नए नए, जी,
तो मैंने पहला डॉक्यू बनाया ही इसके ऊपर था। और रायवेंड हम गए थे जब कियोस्क लग रहे थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। वो दिन और आज का दिन 20 साल होने को आए हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। सर लाहौर कंप्लीट नहीं हो सका आज तक, इसलिए नहीं कि सबसे बड़ा दुश्मन इसका इंतहाई खतरनाक आदमी है पटवारी। बिल्कुल, ये पटवारी के रिस्क पर पैर रख दिया आपने, क्योंकि उसे तो आदत है रिस्क हराम की। नॉट ऑल पटवारीज, अगेन हम बात ही उसकी कर रहे हैं जिसने रिस्क मांगना ही शैतान से। अब मामला बिल्कुल बरक्स हो गया। Okay. एक तो बायोमेट्रिक्स, जी सर, मशीन झूठ नहीं बोल सकती, इंसान बोल सकता है। मशीन एरर दे सकती है, झूठ नहीं होगा। मशीन बता देगी जी आप आज से 1.5 साल 2 साल पहले मुजफ्फरगढ़ में हमारी फलां ब्रांच गए थे, आपने ये कागज़ निकलवाया था, बराए दिस वहाँ मेंशन करना पड़ता है कि फ़र्द मिल्कियत क्यों निकलवाई गई, किस मकसद के तहत, इसके ऊपर कर्जा लेना था या नक्शा पास करवाना था, बै होती है, रिकॉर्ड है, कुछ भी है, या रिकॉर्ड के लिए है, किसी को दिखाना है, फॉरेन कंट्री जाना है तो एम्बेसी को देना है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। आप इतने बजे गए थे, ये आपने चीज़ें चेक की, ये आपका टाइम है वहाँ पर एंट्री का। क्यों? लॉगिन आप हुए तो उसी वक्त आप रिकॉर्ड पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने एक दफ़ा कर लिया ना तो फिर मुकर नहीं सकता, मशीन नहीं मुकर सकती। लेकिन इसके अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर ली जाती, जिसने क्राइम करना है ना, हम क्या वो मिसाल दिया करते हैं जो आंखों देखा हाल है कि हरम शरीफ के अंदर जेब तराशी हो रही है। भाई जिसने करना है क्राइम उसने अल्लाह के घर जाके भी कर लेना। अरे गुज़िश्ता दिनों शेख रशीद कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा रही कि आप मज़दूरों के लिए कुछ नहीं करते, तो उन्होंने कहा आप मज़दूरों की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाने की कोशिश की ताकि जाली मज़दूर पकड़े जाएँ, रेलवे की लेबर जो काम पे नहीं, इन्होंने कहते हैं जी वो सारे सिस्टम ख़राब कर दिया और आप उस सिस्टम को चलने नहीं दे रहे हैं। अब मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैमरे लगाऊं और कैमरों से डिटेक्ट करूँ कौन सा बंदा आता है और कौन सा घर बैठ के कैमरे खराब कर देंगे। बिल्कुल, ऐसी क्या बात, पीछे से जाके उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तरीका मैं बता देता हूँ। क्या बात, बंदे दे बहमो गुमान च भी नहीं गा के पीछे जाके। ये मैंने मशवरा शेख रशीद को दिया है कि ये भी करेंगे, इसका भी बंदोबस्त करना। सर मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी ज़ाती। मैं फ़र्द लेने गया तो पटवारी को मैंने कहा अगर पहले बता दिया ना इसको कि मैं सहाफ़ी हूँ तो ये कोई ना कोई लकूना निकाल देगा, आपका रिकॉर्ड नहीं है, ये वो। मैंने बड़े प्यार से उसको फ़र्द का कहा, बड़ा खुश हो, समझा कि सामी आई है और उसने बड़ी इज्जत दी मुझे और मुझे कहीं चाय पानी। मैं कहा यार कोई नहीं, उसने मेरे लिए फ़र्द तैयार की बाकायदा। उसके असिस्टेंट ने मुझे, मैं कहा फ़र्द दो, कहता सबर से कर लो पायन, बड़े साहब देंगे। अब वो उसने बड़े साहब को दी कि वो मुझे अपने हाथ से पकड़ाएंगे। अब पटवारी साहब ने मुझे फ़र्द पकड़ाई, मैं पढ़ी, मैं करी मेहरबानी थैंक यू। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था फ़र्द की कीमत 500 रुपया होती है। मैंने निकाल के 500 रुपया उसके हाथ पे रखा तो मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो गया, ये क्या दे रहे हो? फिर मैंने बताया, मैं कही मैं साफ़ी हूँ, ये 500 रुपया मैं आपको शुक्र करे साफ़ी दे रहा हूँ। तो बेचारा रह ही गया, उसका शक्ल जो है ना देखने वाली थी कि यार मैं क्या ब्लंडर कर बैठा हूँ आज। लेकिन उसके बाद इस हद तक जेन्युइन थी, जो हुकूमतें भी ज़्यादती करती रही हैं। जो पटवार खाना सर जो था लाहौर के अंदर ही, वो उसने खुद किराए पे लिया हुआ था, सरकार ने क्यों सरकार ने जगह नहीं दी सर, छोड़ देता ना, जॉब छोड़ देता। ये जो पुलिस वाला कहता है मुझे स्टेशनरी नहीं देते, मुझे पानी नहीं देते, मुझे पेट्रोल नहीं देते, वो छोड़ दे, उसका और काम कर ले। कहाँ से हौसला लाई है लोग, तो बस फिर वो बात ना करे किसी हमदर्दी के लिए। उसने सिर्फ ये किराए पे घर इसलिए लिया हुआ था कि उसकी ये चोर बाजारी चलती रहे। आप होते ना उसकी जगह पे, मैं हल्फन कहता हूँ कि आप छोड़ देते। उसने बंदे नीचे रखे हुए इसी काम के लिए। अच्छा, रजिस्ट्री करा के इंतकाल ज़रूरी है नाल कराना? करोड़% मेरे साथ हुआ सर। हम बाहर रहते थे, वालिद साहब ने जगह ली तो रजिस्ट्री करा के ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। हम खुश हो गए, हमने ध्यान ही नहीं किया। पीछे से चाचा ने इंतकाल करवाया लेकिन डॉक्यूमेंट आपस में देखे नहीं, आधा मरला वो हमारा खा गया। जब मैं आया उसको बेचने लगा तो पता लगा जी रजिस्ट्री मेरी है, वो आधा मरला ज़्यादा है, इंतकाल आधा मरला कम है। उसका कुछ नहीं बन सका, उसका 4 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। मुझे वैसे ही औने पौने दामों ज़मीन बेचनी पड़ी। तो आपने इंतकाल करवा के दोनों के डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, कितना मरला कितना फुट, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। जी जी सरसाई ये तक देखनी चाहिए। और मैं परसों तरसों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यही कह रहा हूँ, आपने अच्छा उसी पर्सपेक्टिव में बता दिया
कि निशानदेही करवाएं। अगर तो खाली प्लॉट है, बिल्कुल निशानदेही करवाएं। आमतौर पे खाली प्लॉट ये होते हैं भैया कि जी प्रॉपर्टी है कहाँ, निशानदेही में देख लीजिएगा, इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा मामला। लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रॉपर्टी का इंतकाल हो जाए और कोई कमी बेशी ना हो, वरना होता ज़रूर है। जानबूझ के करते हैं पैसे बनाने के लिए। जी जी जी। लेकिन सर ओवरसीज़ के लिए अच्छी खबर है कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं अब उनमें 2 नंबरी नहीं होती अब, क्योंकि आमने सामने मालिक और ख़रीदार बैठे होते हैं, उनकी वीडियो बनती है, बाकायदा अंगूठे लगते हैं, और सोसाइटीज़ जो है प्राइवेट जो वर्ल्ड है उनके अंदर कब्जा वाला इशू भी नहीं है। ये जैसे मैंने बताया ना, फ़र्द मिल्कियत के लिए आप जाते हैं तो आपकी वहाँ पर तस्वीर आ जाती है, वो लाइव तस्वीर उसी वक्त की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप उससे इनकार ही नहीं कर सकते। अब तो सर LDA के अंदर भी जब आप कोई चीज़ खरीदते और बेचते हैं तो एक अफसर उनका अपनी गवाही डालता है कि मेरे सामने ये बह हुई है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तस्वीरें और मेरे भी साइन अंगूठे इसके ऊपर हुए हैं। लेकिन इसकी इख्तरा पता किसने डाली थी? किसने सर? DHA वालों ने। बिल्कुल, ये DHA ने इसका आगाज किया था कि इस तरह करो, इसके बगैर तो तुम सेफ ही नहीं रहोगे। रकबे गायब हो जाते हैं, सिरे से हैं ही नहीं। और सर इसी से मुझे याद आया, राय मंजूर नासिर की हमने बात की थी, मुझे बता रहे थे कि मैंने लिक्विडेशन बोर्ड में जब होते थे वो 50 अरब रुपए की ज़मीन रिकवर करवाई थी। वो जहाँ स्टे लिए हुए हैं खाम खा के, वो 15 अरब के स्टे लिए हुए हैं। यानी 50 अरब रुपया जिसने सरकार का रिकवर करवाया हो, उसे तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए, बचाया हो, उसे तो तमगा इम्तियाज से भी कोई बड़ी चीज़ देनी चाहिए। अभी जो 2-4 मरले जगह भी देनी चाहिए। उसे क्या दिया क्या आपने कि वो ज़रा एक जगह पर टिकने लगता है, आप उसे OSD बना देते। अच्छा, यही नेक काम वैसे बुजदार के हाथ से भी सरजद हुआ है। वो किस तरह हो गया? वो 150-200 अरब रुपए की एनक्रोचमेंट उसने ख़त्म करवाई है, तो सरकार को फ़ायदा ही हुआ। क्या बात है जी। मैंने कहा था ना सर, मासूम आदमी है, कुछ करना चाहते हैं, करना सारे चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत थोड़ा है, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वदीन हज़रात, सोज़ो सलाम पेश करने के लिए मौजूद हैं बिलाल अली मीर। मुझरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुग़रा से कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या मैंने देखा आलमे शाह को आलूदाए मैंने अब्बास को बेजा लबे दरिया
लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा इन आँखों ने मैंने बेगो रुकफन भाई का लाशा बेरिदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा जिसकी मादर का किसी ने न जनाजा देखा। मुजरे खल्क में